नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि डीसी मोटर क्या होती है, डीसी मोटर की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है, डीसी मोटर का सिद्धांत क्या होता है, डीसी मोटर व डीसी जनरेटर में क्या अंतर होता है या नहीं होता है। तो इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए और सभी कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। दोस्तों, अपना जो इलेक्ट्रिकल थ्योरी का सिलेबस चल रहा है उस सिलेबस में डीसी जनरेटर का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसी आज इलेक्ट्रिकल सिलेबस को जारी रखते हुए अपन डीसी मोटर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डीसी मोटर में अब देखो, डीसी मोटर क्या है। डीसी मोटर व डीसी जनरेटर में कोई अंतर नहीं है। डीसी मोटर डीसी जनरेटर की भांति या डीसी जनरेटर ही डीसी मोटर की भांति कार्य कर सकती है। अब वो कैसे कि डीसी जनरेटर को आप लोग यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं तो वह अपने को विद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। यदि उसी डीसी जनरेटर को अपने यांत्रिक ऊर्जा देने के बजाय विद्युत ऊर्जा प्रदान कर देते हैं तो वह अपने को क्या देता है, वह मशीन, वह युक्ति अपने को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। देखो कैसे, जैसे आपने देखा था कि ये डीसी जनरेटर बनाया आप लोगों ने, ये एंड कवर और ये बेड प्लेट, ये शाफ्ट थी। अब गौर से देखना, यहां क्या था, आपका टर्मिनल बॉक्स था और ये आई बोल्ट। अब आप लोगों ने देखा कि यहां कपलिंग लगाकर और इसी डीसी जनरेटर को, इसी डीसी मशीन को आप लोगों ने प्राइम मूवर की सहायता से, ये प्राइम मूवर यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की इसको, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा प्रदान की। तो अपने को क्या मिला, विद्युत ऊर्जा मिली अपने को। ये तो क्या था, डीसी जनरेटर था। आप गौर से देखना, आपसे पूछा जाए क्या होती है मशीन। अब यदि इसी डीसी जनरेटर को, कौन से को, इसी डीसी जनरेटर को अपने यहां से विद्युत ऊर्जा प्रदान कर देते हैं, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा इनपुट में देते हैं। ये आउटपुट में पहले मिली थी, आउटपुट में, अब इनपुट में इसको यदि अपने विद्युत ऊर्जा प्रदान कर देते हैं तो अपने को यांत्रिक ऊर्जा देने की बजाय इसको प्राइमरी को हटा दिया जाए यहां से, तो मिलता क्या अपने को, यहां मिलती है अपने को यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा आउटपुट में मिलती है, ये आउटपुट और ये इनपुट। अब आप लोग समझ गए होंगे कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर में कोई अंतर नहीं है, उसकी बनावट में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ये मशीन कौन सी, ये मशीन, ये वैद्युतिक ऊर्जा को कन्वर्ट करती है यांत्रिक ऊर्जा में। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। अब समझ गए बात। अब देखो, मोटर दो प्रकार की होती हैं। मोटर होती है एक तो एसी मोटर और एक डीसी मोटर। तो अपन डीसी मोटर किसको कहेंगे, एसी मोटर वो होती है क्योंकि अपने को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दो रूप में मिलती है अपने को, एक मिलती है एसी के रूप में और एक मिलती है डीसी के रूप में। तो डीसी मोटर क्या होगी, डीसी मोटर डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन होती है। कौन सी को, ये यांत्रिक, कौन सी विद्युत को, ये डीसी विद्युत ऊर्जा को, ये मिलेगी आपको डीसी विद्युत ऊर्जा। डीसी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है अपने को। इसलिए अपना अध्ययन किसका करेंगे, डीसी मोटर का करेंगे। तो अब पूछा जाए कि डीसी मोटर व डीसी जनरेटर की बनावट में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। यदि कुछ अंतर भी है पूछा जाए तो अंतर क्या होगा, कुछ अंतर भी है तो आपको छोटे छोटे टिप्स, एक दो बातें हैं जो आपको बताऊंगा। वैसे बनावट में, संरचना में कोई अंतर नहीं है। बस यदि अंतर है तो इनपुट व आउटपुट का अंतर है, ठीक है। डीसी जनरेटर में और डीसी मोटर में इनपुट व आउटपुट का अंतर है। अब इनपुट आउटपुट समझ गए, इसको इनपुट में क्या देंगे, बस इसको इनपुट में देंगे विद्युत ऊर्जा, आउटपुट में क्या मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा। और डीसी जनरेटर को क्या दिया, इनपुट में दिया यांत्रिक ऊर्जा और आउटपुट में क्या मिली, विद्युत ऊर्जा। सिर्फ इतना ही अंतर है। फिर भी यदि देखा जाए, यदि डीसी मशीन को यदि स्पेशल तौर से देखा जाए, बस स्पेशल तौर से देखा जाए तो डीसी मोटर के रूप में जब प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, डीसी मोटर के जो रूप में जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, उसकी बनावट डीसी, विशेष कर डीसी मशीन की मोटर की भांति प्रयोग करते हैं, डीसी मशीन को डीसी मोटर की भांति प्रयोग करते हैं तो आंशिक रूप से बंद प्रकार से बनाया जाता है, खुला नहीं होता। आंशिक रूप से डीसी मोटर चारों तरफ से आंशिक रूप से, पूर्णतः बंद नहीं, आंशिक रूप से बंद प्रकार से बनाया जाता है। और डीसी मशीन को यदि डीसी जनरेटर की भांति प्रयोग करेंगे तो उसे आंशिक रूप से खुले प्रकार से बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि डीसी जनरेटर को शीतलन की आवश्यकता होती है, कूलिंग की आवश्यकता होती है, उसको निरंतर कूलिंग व्यवस्था चाहिए क्योंकि वहां ऊष्मा ज्यादा उत्पन्न होती है। इसलिए कूलिंग को देखते हुए डीसी जनरेटर को थोड़ा सा खुले प्रकार से बनाया जाता है और डीसी मोटर को थोड़ा सा बंद प्रकार से बनाया जाता है। लेकिन उसकी बनावट में, उसके भागों में कोई अंतर नहीं है।
तो अब देखते हैं कि आप लोगों ने डीसी जनरेटर का अध्ययन किया तो मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सी थी। बॉडी थी, देखो यहाँ आपको बॉडी मिली, ये बॉडी यहीं भी है, टर्मिनल बॉक्स है, बेड प्लेट है, शाफ्ट है, अंदर से देखा जाए तो क्या है, कम्यूटेटर है, आर्मेचर है, ठीक है ना, और फील्ड पोल है, सेम टू सेम वही होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि डीसी मोटर के लिए मूलभूत आवश्यकताएं वही होंगी जो डीसी जनरेटर की थी। तो इसलिए डीसी मोटर के मुख्य भागों का अध्ययन करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो डीसी जनरेटर का अध्ययन करोगे, अध्ययन कर लिया, आप लोग नोट्स बनाए हैं तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन किया आप लोगों ने, तो वहां उनके लिए आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स बनाना तो पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करने, आप वहां अध्ययन करोगे तो ऐसे मान लो कि डीसी मोटर का ही अध्ययन किया है। अब आर्मेचर क्या है वो आप लोगों ने वहां पढ़ लिया, मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है वो पढ़ लिया, कम्यूटेटर किसका बनाता है वो पढ़ लिया, ठीक है नहीं, फील्ड पोल किसके बने होते हैं वो पढ़ लिया, आर्मेचर में वाइंडिंग कैसे करते हैं वो पढ़ लिया, फील्ड पोलों की वाइंडिंग पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। तो आगे अब इसकी कार्यप्रणाली के ऊपर देखते हैं, कार्यप्रणाली क्या होती है, किस प्रकार से डीसी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता था और वही मशीन किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सिर्फ वही देखना अपने को। तो अब देखते हैं डीसी मोटर की मूलभूत आवश्यकता, लिख लो। डीसी मोटर की मूलभूत आवश्यकताएं, अब आवश्यकताएं आप लोगों को पता है, सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले आपको बॉडी, ये आप डीसी जनरेटर के अध्ययन में वहाँ से लिख लेना। उसके बाद मैं बता, कास्ट आयरन की बनी होती है, चुंबकीय पदार्थ से बनी होती है, वाली लिखोगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ। एक होते हैं मैग्नेटिक पोल होते हैं, चुंबकीय ध्रुव होते हैं, ये भी कास्ट आयरन के बने होते हैं, ठीक है ना। इनकी विशेषता क्या होती है, ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करते हैं, इनके ऊपर वाइंडिंग होती है फील्ड पोल की जिसमें डीसी प्रदान की जाती है। उसके बाद में क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए आर्मेचर, आर्मेचर पे चालक तारों को, वहां चालक तारों को स्थापित करके किया जाता था, यहाँ आर्मेचर में वाइंडिंग होती है, वही वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग के थीम की विशेषता क्या थी वहां जाके देख लेना, आपने पढ़ा होगा। इससे पहले आप डीसी जनरेटर का अध्ययन करोगे तो आपको डीसी मोटर आराम से समझ में आ जाएगी, डीसी जनरेटर का अध्ययन करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में क्या था, आपको चाहिए कम्यूटेटर। अब थोड़ा सा अंदर यहां पे है, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या काम था, कम्यूटेटर का वो उसका काम था कि एसी को डीसी में बदलना। ये कार्य कहाँ था, ये सिर्फ ओनली डीसी जनरेटर में था, लेकिन यहाँ काम क्या है, मोटर में, मोटर में इसका कार्य है डीसी को एसी में बदलना। अब ये डीसी को एसी में कैसे बदलता है, अब काफी बार क्वेश्चन आएगा, डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या कार्य है। अब अपन क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते आते हैं कि कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में बदलना, कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य आर्मेचर में उत्पन्न एसी को डीसी में परिवर्तित करना, लेकिन नहीं, यहाँ डीसी मोटर में उल्टा होता है। नोट लगाए लिख लेना कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि चाहे डीसी मशीन कैसी भी हो, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, डीसी मशीन के आर्मेचर में एसी ही रहेगी, क्योंकि फैराडे के नियमानुसार आर्मेचर में एसी उत्पन्न हुई तो बाहर डीसी मिली, फैराडे के नियमानुसार नहीं लिया, उसको डीसी दी तो आर्मेचर में कौन सी गई, एसी। इसका मतलब आर्मेचर हमेशा एसी पर ही काम करता है, डीसी पर कार्य नहीं करता, क्योंकि वहां एसी ही मौजूद रहती है। चाहे मोटर की तरह घुमाओ आप, चाहे जनरेटर की तरह घुमाओ, चाहे जनरेटर की तरह प्रयोग करो चाहे मोटर की तरह प्रयोग करो, लेकिन आर्मेचर में हमेशा एसी रहेगी। नोट लगाने वाली बात ही होगी, ठीक है। तो ये तो थी अब बात। उसके बाद में देखो और क्या चाहिए आप लोगों को, ये चाहिए आपको वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई, वहां क्या चाहिए थी, वहां मैकेनिकल ऊर्जा की आवश्यकता थी, यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता है। और वही दोस्तों आपके पास क्या रहेंगे, ब्रूस रहेंगे। ब्रूस किसके थे, कार्बन के थे, ग्रेफाइट के थे, कॉपर के थे, कहाँ किसका प्रयोग किया, उसका घर्षण गुणांक क्या था, वो सब का सब चैप्टर मैंने आपको डीसी जनरेटर के चैप्टर में पढ़ा दिया। तो ये तो थी इसकी मूलभूत आवश्यकताएं। अब ये तो थी इसकी डीसी मोटर का थोड़ा इंट्रोडक्शन था, उसकी जानकारी थी। अब देखते हैं डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे मेन जो टॉपिक उठता है यहाँ पे, सबसे पहले बार उठता है वो आता है डीसी मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उस सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां आप लोगों ने डीसी जनरेटर का सिद्धांत कितना इंपॉर्टेंट समझा, उसी प्रकार आज डीसी मोटर का सिद्धांत भी होता है, वो कुछ उससे अलग है, उससे विपरीत है। क्योंकि वहां तो आप लोगों ने यांत्रिक ऊर्जा दी थी तो आपको विद्युत सप्लाई मिली थी, यहाँ विद्युत सप्लाई देते हैं तो आपको यांत्रिक सप्लाई कैसे मिलेगी, यांत्रिक ऊर्जा कैसे मिलेगी, वो देखना है।
तो अब क्या देखेंगे, डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत। डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। क्या देखेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर देखेंगे। अब आपको छोटी सी परिभाषा बता दूं, फिर उसके बाद में उस परिभाषा का पूरा खंडन करेंगे कि ये खिंचाव, ये सिद्धांत है क्या। तो देखो, डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन सा सिद्धांत था इसका, विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। तो इसका सिद्धांत था विद्युत चुंबकीय खिंचाव, विद्युत चुंबकीय खिंचाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रग है क्या, विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत है क्या, उसके बारे में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी के आधार पर डीसी मोटर की गति रहेगी। डीसी मोटर की गति कम ज़्यादा कैसे होगी, विपरीत कैसे होगी, सारा खेल इस सिद्धांत पर ही होता है। तो आप लोगों ने देखा था ना कि डीसी जनरेटर पढ़ाते हुए आप लोगों को मैंने पढ़ाया था चुंबक त्वरक चैप्टर में कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम क्या है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है। दाएं हाथ का नियम का खंडन तो मैंने डीसी जनरेटर के चैप्टर में आपको बता दिया। किसी चालक में विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है फैराडे के नियम अनुसार, उस विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फैराडे के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ उससे उल्टा हो रहा है, यहाँ चालक तार में घुमाव बल उत्पन्न होगा, टार्क उत्पन्न होगा। उस टार्क या घुमाव बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, उसको करते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार डीसी जनरेटर की घूमने की दिशा या टार्क की दिशा प्राप्त करेंगे। तो अब है क्या सिद्धांत, उसको आप गौर से देखना। देखो, आप लोगों ने क्या देखा कि जब कोई चालक तार लेते हैं, जैसे ये चालक तार लिया आप लोगों ने, ये चालक तार लिया, इस क्रॉस का मतलब आपको बताया, ये क्रॉस क्या है, क्रॉस में है कि धारा इन, धारा इन, और इस डॉट का मतलब क्या बताया, धारा बाहर, धारा अंदर जा रही है, अंदर कर दो यहाँ पे, और धारा बाहर है, ये बताया था आपको मैंने। जैसे ये कोई चालक तार लिया, इसमें से धारा ऐसे प्रवाहित करवाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, और यही चालक तार घूम के वापस आ गया, यहाँ धारा बाहर आ रही है तो यहाँ क्या लगाएंगे, डॉट लगाएंगे। तो लेकिन अब उस डॉट और क्रॉस के मतलब इनसे क्या सिद्ध होता है वो देखते। देखो, जैसे आप लोगों को बताऊं, आपको आपने डीसी जनरेटर का सिद्धांत देखा कि ये दो चुंबकीय पोल लिए, गौर से देखना, ये एन पोल और ये एस पोल, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा रहेगी, एन से एस की ओर रहेगी। आपको पता है कि चुंबकीय बल रेखा एन से एस की ओर जाती हैं, ये इसकी दिशा रहेगी। अब डीसी जनरेटर में क्या लिया, आप लोगों ने चालक तार को रखा और घुमाया, आपने ये आंतरिक शक्ति दी, लेकिन यहाँ पे उस चालक तार को रखेंगे। मान लीजिए कि चालक तार को देखो, ये तो थी डॉट, जैसे ये चालक तार घूम के ये चालक तार आया, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये चालक तार लिया आप लोगों ने, यहाँ क्या था, यहाँ से धारा प्रवाहित करवाई, यहाँ क्रॉस, यहाँ बाहर आ गई, ये तार ये घूम के आ गया। तो ये क्या है, एक लूप है। मैंने आपको लूप का सिंबल बताया था, याद होगा आपको कि लूप का सिंबल ये है, ये क्रॉस और ये डॉट, ये क्या है, ये लूप है, चालक तार है। अब मान लीजिए कि आपको मैं बताऊँ, छोटी सी बात बताऊँ, देखो किसी चुंबकीय फ्लक्स में, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स है आपको दिखाई दे रहा है, उस चुंबकीय फ्लक्स में यदि कोई चालक तार रखते हैं, यदि उसको घुमा देते हैं तो जनरेटर बन जाता है, यदि उसको सप्लाई दे देते हैं तो मोटर बन जाती है। मान लीजिए कि यहाँ कोई चालक तार को रखा, मैंने कोई भी चालक तार रखा, ये चालक तार रख दिया, ठीक है ना, ये चालक तार रखा, चालक तार रखा। अब मान लीजिए ये क्रॉस लगा के छोड़ दिया यहाँ पे चालक तार। अब इसका मतलब ये चालक तार यहाँ पे है, बीच में रखा, एक चालक तार के बार करते हैं तो क्या रखेंगे, किसी चुंबक, किसी धारावाही चालक को, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, किसी धारावाही चालक को, ठीक है ना, किसी धारावाही चालक को किसी चुंबकीय फ्लक्स में रखते हैं तो वह बल का अनुभव करता है। कैसे कि इसमें इसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित होगा, तो लिख सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स का, इस विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत क्या लिखेंगे, जब किसी चालक को चुंबकीय फ्लक्स में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो वह स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करेगा, तो वह स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। तो एक स्थान पर दो चुंबकीय फ्लक्स कार्यरत हो गए, एक तो चुंबकीय फ्लक्स मैन हो गया, एक हो गया चालक तार का।
तो एक स्थान पर दो कार्यरत चुंबक के फ्लक्स की पारस्परिक प्रतिक्रिया आपस में पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण चालक में घुमाव बल उत्पन्न होगा। चालक में घुमाव बल उत्पन्न हो जाता है और चालक एक दिशा में घूम जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत कहते हैं। कैसे देखो, इसमें लिख सकते हैं, दोबारा देख लो कि जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में किसी धारावाही चालक को रखा जाता है या चालक रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक अपना स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। तो एक स्थान पर दो चुंबकीय फ्लक्स कार्यरत हो गए, तो एक स्थान पर कार्यरत दो चुंबकीय फ्लक्स की पारस्परिक प्रतिक्रिया के कारण चालक में घुमाव बल उत्पन्न हो जाता है और चालक एक दिशा में घूम जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत कहते हैं। अब ये सिद्ध कैसे हुआ, इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे इस पर घुमाव लगेगा, किस प्रकार ये कार्य करेगा। अब देखो, ये तो लिया आप लोग ने दो पोल, ये N और ये S, ये चुंबकीय फ्लक्स, ये चुंबकीय फ्लक्स हो गया। ठीक है, और अब इसके अंदर क्या रखेंगे, मान लीजिए कि आर्मेचर रखेंगे। चलो इसको चुंबकीय फ्लक्स को दिखा दिया और ये लगाया आर्मेचर, ये आर्मेचर चालक हो गए। और ये लगाया आप लोगों ने अंदर शाफ्ट और ये कम्यूटेटर लगा दिया। ये लगाया कम्यूटेटर। ठीक है, और अब उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कम्यूटेटर पर रखा आप लोगों ने दो कार्बन ब्रुश, ये कार्बन ब्रुश रखे और ये बाहर ले लिया आप लोगों ने संयोजन। ठीक है, तो ये क्या थे, ये पोल, फील्ड पोल, फील्ड पोल, और ये मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आर्मेचर, ये आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, और ये कप का कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर। अब देखो ये, और इसके ऊपर यदि आप लोगों ने फील्ड वाइंडिंग कर दी, ये आपकी फील्ड वाइंडिंग। ये तो थे डीसी मोटर में दो पोल, सब कुछ लगा दिया। अब देखो यहां मैं एक चालक की बात करता हूं, कौन से कि एक चालक आपको दिखाएगा, ये सब लूप में चालक है। एक चालक की बात करूं, देखो आपको इसका कार्य सिद्धांत बताता हूं। जैसे आप लोगों ने दो पोल लिए, बस और कुछ नहीं, आप गौर से देखना। जैसे ये दो पोल ले लिया आप लोगों ने, ये पोल, ये N पोल और ये S पोल, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दिया। वाइंडिंग करेंगे तो पोल बन जाएंगे। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसके ऊपर आप लोगों ने वाइंडिंग कर दी। गौर से देखने के पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है। अब एक चालक रखा आप लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि चालक, आपको पता है कि चालक के दो, ये तो ये और एक ये डॉट और ये क्रॉस, ये चालक में धारा अंदर है और ये चालक में धारा बाहर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक चालक यहाँ पर रखा मैंने आप लोगों को, गौर से देखना, ये चालक रखा जिसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। अब बताओ, चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो इसका जो ये चुंबकीय फ्लक्स है, ये अपनी निरंतर दिशा में समांतर रूप से पैरेलल कंडीशन से चलता रहेगा। एक तो ये अगर यहां क्या लिखेंगे कि चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, जिससे इसके द्वारा, किसके द्वारा, चालक के द्वारा कोई चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं होगा और चालक में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, इस पर कोई बल नहीं लगेगा। अब दूसरी कंडीशन देखें, गौर से देखना, दूसरी कंडीशन देखें कि यहाँ एक पोल और ले लिया। इसी चित्र को दिखाऊं आप लोगों को मैं कि ये दो पोल लिया आप लोगों ने वापस, ये N पोल और ये S पोल। एक एक पॉइंट टू पॉइंट बताऊं कि चालक में धारा प्रवाहित होगी तो क्या क्या होगा। ठीक है, और ये इसके ऊपर कर दिया आप लोगों ने वाइंडिंग, और ये पोलो फील्ड, ये फील्ड वाइंडिंग, इसमें से आप डीसी सप्लाई दोगे, ये N पोल बनेगा, ये S पोल बनेगा, और ये आपका चुंबकीय फ्लक्स स्थापित हो गया। ठीक है ना। अब आप लोगों ने सबसे पहले क्या रखा, इसके ऊपर आप लोगों ने चालक तार रखा, और चालक तार कौन सा रखा, ये क्रॉस वाला। इसका मतलब कि चालक तार, ये सिंगल तार, ये पोल है और इसमें चालक तार ऐसे रखी, सीधा चालक तार रखा। अब लूप नहीं किया आप लोगों ने, लूप नहीं, चालक तार रखा, धारा प्रवाहित करवा दिया ऐसे। ठीक है, ये चालक तार में धारा प्रवाहित करवा दिया। अब चालक तार को धक्का इधर लगेगा या इधर लगेगा या ऊपर जाएगा कि नीचे घूमेगा, कैसे, इस चालक तार कैसे होगा, मैं इसको देखने। अब आप लोगों को पता है
कि इस चालक तार में धारा अंदर जा रही है तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा। मैंने आपको बताया जहां चुंबकीय फ्लक्स क्रॉस लगा, चालक तार में धारा गई, तो दाएं हाथ की मुट्ठी के अंगूठे के नियम अनुसार, दाएं हाथ की मुट्ठी के नियम अनुसार ऐसे इसको पकड़ा, ठीक है ना, तो अंगूठा धारा की दिशा में रहेगा तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा दर्शाएंगी। इसका मतलब ये धारा, अंगूठा धारा की दिशा, धारा अंदर जा रही है, देखो धारा अंदर है, मैंने धारा अंदर है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, ऐसे होगा, ऐसे, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स क्लॉकवाइज होगा, ये चुंबकीय फ्लक्स क्लॉकवाइज घूमेगा। अब मान लीजिए कि इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा घुमा, आप गौर से देखना, ये चुंबकीय फ्लक्स इसका क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है इसका चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, इस चालक तार का चुंबकीय फ्लक्स। अब एक चुंबकीय फ्लक्स तो ये हो गया और एक चुंबकीय फ्लक्स मेन चुंबकीय फ्लक्स है, तो इस चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में आकर ये चुंबकीय फ्लक्स थोड़ा सा झुकाएगा इसको। कैसे, देखो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स चला, मान लीजिए ये चला गया, ये सीधा आ गया, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स चला, ये सीधा आ गया, गौर से देखना, अब ये चुंबकीय फ्लक्स गया, ये सीधा आ गया, लेकिन यहाँ चुंबकीय फ्लक्स आएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में आएगा और ये ऐसे झुक जाएगा, ऐसे, ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ आएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स के प्रभाव में आएगा और ये भी ऐसे आ जाएगा, ऐसे, ये चुंबकीय फ्लक्स भी ऐसे आ जाएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स भी ऐसे आ जाएगा और ये चुंबकीय, इसका मतलब चालक तार इस, यहाँ चुंबकीय, इस दिशा में चुंबकीय फ्लक्स अधिक रहा, यहाँ चुंबकीय फ्लक्स रहा और चालक तार इस दिशा में दब जाएगा। तो यहाँ इधर ये लग गया, इसके ऊपर फोर्स, ये फोर्स लग गया। एक तो कंडीशन ये आ गई, क्या लगा, इसके ऊपर फोर्स लगा, कैसे, ये इस दिशा में लग गया फोर्स। और यदि इसी चालक तार को आप गौर से देखोगे, एक आपको चित्र और बना के दिखाऊं मैं, यही दो पोल लिए और चालक तार की विपरीत दिशा कर दी आप लोगों ने, गौर से देखना, चालक तार की विपरीत दिशा कर दी, कैसे, अब देखो यहां इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी, ये एन पोल बना दिया आप लोगों ने, क्योंकि डीसी मोटर में 2 पोल रहेंगे, 4 रहेंगे, आपने 2 पोल की बात करी, ये एन पोल और ये एस पोल, ठीक है। अब वही चालक तार रखा, कैसा, ये चालक तार रख दिया आप लोगों ने यहाँ पे और यहाँ लगा दी डॉट। अब गौर से देखना, डॉट लगा अंदर, ये चालक तार था, उसमें धारा बाहर आ रही है, ऐसे गौर से धारा बाहर आ रही है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, किसका, इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, इस चालक तार का, ये चुंबकीय फ्लक्स देखो, इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे रहेगा, ये विपरीत दिशा में, इसलिए धारा चालक तार में अंदर जाएगी तो उसका चुंबकीय फ्लक्स क्लॉकवाइज रहेगा, धारा बाहर आएगी चुंबकीय फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा हो गया, मान लीजिए कि चुंबकीय फ्लक्स ये हो गया इसका, ये। अब मेन चुंबकीय फ्लक्स देखो कैसे जाएगा, मेन चुंबकीय फ्लक्स ऐसे जाएगा, देखो यहां से चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा, ये चुंबकीय फ्लक्स निकलेगा नहीं तो इसके संपर्क में आएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स हुआ, देखो यहाँ से सीधा चला गया, क्योंकि अब ये चुंबकीय फ्लक्स जो इसके संपर्क में आएगा, देखो ये आ गया, ये चुंबकीय फ्लक्स जो इसके संपर्क में आएगा तो इसके साथ विपरीत हो जाएगा, ऐसे ऐसे घूम गए, ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, ऐसे साथ है, इसके साथ आ गया, ऐसे, ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से निकलेगा, इसके साथ आ गया, ऐसे, क्योंकि इस दिशा में दबा के लेगा इसको, ऐसे लेगा चुंबकीय फ्लक्स को, ये चुंबकीय फ्लक्स को, तो ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे आएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स इसको दबा देगा, तो ये इस साइड में चुंबकीय फ्लक्स अधिक होगा, तो बल किधर लग गया, ये बल लग गया इधर, तो ये बल लग गया इधर, तो ये चालक तार इधर दबेगा और ये चालक तार इधर दबेगा, जैसे लगाया तो इधर दबने की कोशिश करेगा और ये चालक तार इधर दबने की कोशिश, इसके ऊपर बल लगाया, लग गया बल। तो ये तो थी बात इसकी कि बल लगा कैसे, ये तो अब इसको बल को आपने चुंबकीय फ्लक्स की दिशा को कैसे ज्ञात किया, दाएं हाथ की मुट्ठी के नियम से ज्ञात किया। तो अब लिख सकते हैं यहां चालक तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं हुई, तो चालक तार में कोई चुंबकीय फ्लक्स स्थापित नहीं हुआ, तो चालक तार पर कोई बल का अनुभव नहीं हुआ। यहां धारा आप लोगों ने चालक तार में अंदर दी, ठीक है ना, तो चालक तार में बल इस साइड में लगा, यहां धारा आपने बाहर निकाली तो चालक तार बल इस दिशा में लग गया। अब गौर से देखना, एक चीज और देखो, आप सोचने वाली बात क्या आ गई, सोचने वाली बात यह आ गई कि यदि दो, ये तो एक एक तार लिए, यदि इसी तार को, गौर से देखना, इसी तार को अब लूप बना देते हैं, ये चालक तार ऐसे था सीधा, इसको घुमाया, इसी चालक तार आगे से घुमाया ऐसे और घुमा के वापस ले लिया, अब लूप बना दिया, एक लूप बनाया, ये 2 अलग अलग लिए, तो ये इस दिशा में दबा और ये इस दिशा में लगा। अब इसका लूप बना देते हैं, एक चालक तार का लूप बना देते हैं, लूप का मतलब यही चालक तार लिया, ये 2 थे ना, इसको घुमा के आगे से जोड़ के उससे लूप बना दिया। अब ये चालक तार लेते हैं, यहाँ इस चुंबकीय फ्लक्स में रखते हैं, उसके बाद में इसकी बात करते हैं। अब देखो 2 चुंबकीय फ्लक्स बनाते हैं, एक तो एक पोल मान लीजिए कि ये लिया आप लोगों ने और एक पोल लिया आप लोगों ने ये, चलो इसको ऐसे ऐसे दिखा देते हैं, देखो गौर से देखो, अब 2 पोल ले लिया आप लोगों ने, क्योंकि अब 2 चालक तार एक साथ दिखाने हैं, तो अब क्या करेंगे, इसके ऊपर वाइंडिंग कर दिया आप लोगों ने, 2 पोल ले लिए, ये पोल N और ये पोल S। चालक मोटर घूमेगी कैसे, अब ये देखना कि मोटर किस प्रकार घूमकर कार्य करती है। अब देखो ये इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, इस दिशा में होगा, लेकिन अब आप लोगों ने क्या रखा कि ये एक चालक तार तो कहाँ रखा, एक चालक, इसको उठा के देखो, इस चालक तार को इसी लूप के अनुसार रखते हैं, इस लूप को यहाँ रखते हैं,
तो ये पीछे तो लूप चला जाएगा। आपको दो सिरे दिखाता हूँ, एक सिरा ये दिखाता हूँ, एक सिरा ये दिखाता हूँ। पीछे क्या है, पीछे पोल लंबा है और पोल में चालक तार को ऐसे रख देते हैं और दिखाता हूँ आपको एक सिरा ये, एक सिरा ये। अब इस सिरे को देखते हैं तो क्या मिलता है आप लोगों को, देखो इस सिरे को देखने पर ये मिलता है कि यहाँ से आप लोगों ने धारा अंदर प्रवाहित करवाई, ये क्रॉस, और यहाँ से धारा आप लोगों ने बाहर निकाली, ये दो सिरे आ गए। इसके पीछे क्या है, ये लूप है, ये लूप है पीछे। मैंने आपको बताया कि लूप का सिंबल ये होता है। अब ये क्या होगा, आप लोग समझ गए होंगे कि ये दो सिरे दिया, अगर पीछे घूम के आ गया ना, ये दिखा दिया, ये आपको लूप आ गया पीछे से। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, देखो ठीक है। अब यहाँ से धारा प्रवाहित करवाई और यहाँ से धारा बाहर निकाली, ये दो सिरे आगे बाहर, इसके दो सिरे, यहाँ धारा दी और यह बाहर आ गई, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स कैसा रहेगा, क्लॉकवाइज। मैं आपको इसका चुंबकीय फ्लक्स दिखा देता हूँ कि इसके चारों तरफ ये घूमेगा और इसका चुंबकीय फ्लक्स ये घूमेगा, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स हो गया एंटी क्लॉकवाइज, इसका हो गया क्लॉकवाइज। ये तो ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे घूमेगा, ये तो ऐसे घूमेगा, इसका चुंबकीय, इस चालक तार का चुंबकीय फ्लक्स ऐसे घूमेगा, क्योंकि ये चालक तार देखो ऐसे, ये ऐसे, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स तो ये इसका चारों तरफ ऐसे, और यहाँ धारा बाहर आ रही है, ये डॉट है और ये क्रॉस है, यह धारा बाहर आ रही है, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे, तो इसका चुंबकीय फ्लक्स तो ये रहेगा, इसका तो, और इसका ये रहेगा, दो चुंबकीय फ्लक्स ऐसे हो गए। लेकिन मेन चुंबकीय फ्लक्स देखो, अब मेन चुंबकीय फ्लक्स की बात करें, देखो मेन चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से जाएगा, देखो मेन चुंबकीय फ्लक्स NCS की ओर जा रहा है, लेकिन ठीक है ना, NCS की ओर जा रहा है। इसका चुंबकीय फ्लक्स देखो, इसका चुंबकीय फ्लक्स ये हो गया, यहाँ से देखो ये चुंबकीय फ्लक्स, और इसका चुंबकीय फ्लक्स ऐसे हो गया, इसका चुंबकीय फ्लक्स क्लॉकवाइज और इसका चुंबकीय फ्लक्स एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। गौर से देखना, दो तार ले लिए। अब इसका जो ही ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से अब मेन चुंबकीय फ्लक्स जाएगा तो इसके प्रभाव में आएगा, ये तो चला गया, इसके प्रभाव में जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा तो ऐसे दबेगा, ठीक है ना। ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे कैसे दबेगा, ये चुंबकीय फ्लक्स तो यहाँ से चलेगा, तो इसके प्रभाव में जो चुंबकीय फ्लक्स आएगा तो ऐसे चला जाएगा, ऐसे, क्योंकि ये इस प्रकार ऊपर दबेगा इसको। ये चुंबकीय फ्लक्स इसको ऊपर लेगा तो ये चुंबकीय फ्लक्स इसके प्रभाव में आएगा, तो ऐसे चलेगा, ऐसे प्रभाव ऐसे, और ये चुंबकीय फ्लक्स इसको दबेगा ऐसे, तो ये चुंबकीय फ्लक्स यहाँ से ऐसे जाएगा और ये चुंबकीय फ्लक्स इसको वापस दबाएगा ऐसे, तो ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे आएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे चलेगा, ये ऐसे आएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे चलेगा, ये ऐसे आएगा, ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे चलेगा, ये ऐसे आएगा, तो ये चुंबकीय फ्लक्स की गति होगी क्योंकि ये इसको दबा दिया नीचे से। तो अब बता, गौर से देखना, ठीक है ना, गौर से देखना कि ये चुंबकीय फ्लक्स सीधे चला गया, लेकिन इसकी यहाँ से आएगा ऐसे ऐसे, और ये चुंबकीय फ्लक्स ऐसे, तो कुछ चुंबकीय फ्लक्स इस चालक तार के इधर सघन हो गया और इस चालक तार के नीचे की तरफ सघन हो गया, तो ये चालक तार ऊपर की तरफ दबेगा और ये चालक तार नीचे की तरफ। फोर्स कैसे लग गया, इसको तो फोर्स ऐसे लगेगा और इसका फोर्स ऐसे लग गया, ठीक है ना, ये लग गया फोर्स किसके ऊपर, चालक तार पर फोर्स लग गया। अब बताओ ये चालक तार देखो, वही था ना, ये चालक तार था ना, ये तो ये चालक तार ऐसे, ये नीचे दबेगा, ये चालक तार ये नीचे दबेगा ऐसे, और ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे इसकी दिशा हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे घूमेगा, ये गौर से देखना, ये कैसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे, क्योंकि ये नीचे दबेगा और ये ऊपर जाएगा। इसको कहते हैं विद्युत चुंबकीय खिंचाव का सिद्धांत। कैसे हुआ, किसी धारावाही चालक, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, किसी धारावाही चालक को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो अपना स्वयं का चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करता है। तो एक स्थान पर दो चुंबकीय फ्लक्स की कार्यरत होंगे जिनमें आपस में प्रतिक्रिया होगी, पारस्परिक प्रतिक्रिया होगी, जिसके कारण चालक तार पर बल लगेगा। उस बल को ऐसे ज्ञात किया। अब बताओ इसकी घूमने की दिशा कैसे रहेगी, ये चालक तार घूमता रहेगा ऐसे ऐसे, ये इसकी डी हो जाएगी, ये आर्मेचर था। अब गौर से देखना, यही चालक तार था, एक चालक तार लिया मैंने, इस प्रकार के आर्मेचर में कई लूप होंगे, तो प्रत्येक लूप पर टार्क होगा, प्रत्येक लूप पर बल का अनुभव होगा और लूप ऐसे घूमता चला जाएगा, ये इस दिशा में घूमता चलेगा और ये इस दिशा में घूमता चला जाएगा। ये तो था आपका विद्युत डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत। तो लिख सकते हैं डीसी मोटर विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। लेकिन अब ये नहीं पता कि ये घूमेगा किस दिशा में, ठीक है ना, ये आपने बताया ये ऐसे घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा, घूमेगा किस दिशा में, उसके लिए देखो किस दिशा में घूमेगा, उसके लिए अपन दो नियम प्रतिपादित करते हैं। एक तो दाएं हाथ की हथेली का नियम, याद रखना, चालक तार में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए धारावाही चालक तार में बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दो नियम। पहला नियम क्या लिखेंगे, दाएं हाथ की हथेली का नियम, और दूसरा क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ
का नियम, ये देखते हैं। अब देखो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है और दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, गौर से देखना। एक अब बताऊंगा, मान लीजिए कि ये चालक तार, आपको एक चित्र और बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यही है, ठीक है ना, एक चित्र और बना के दिखाऊं कि ये अपने एक दो पोल को बनाते हैं। दाएं हाथ की इस हथेली के नियम की बात करते हैं, कौन से की, इस हथेली के नियम की, इसकी बात करते हैं। जैसे ये दो पोल लिया आप लोगों ने और ये दो पोल लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। दाएं हाथ की हथेली का नियम लिख लो, क्या कहता है, ये एन पोल और ये एस पोल। यहाँ चालक तार कौन सा रखा आप लोगों ने, ये चालक तार मान लीजिए कि ये जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है वो रखते हैं। ये चालक तार यहाँ रख देते हैं, इसमें धारा कोई प्रवाहित नहीं थी, ये चालक तार यहाँ रखा, इसमें क्रॉस करके इसकी धारा अंदर जा रही है। अब गौर से धारा अंदर जा रही है तो मुख्य चुंबकीय फ्लक्स कहाँ होगा, मुख्य चुंबकीय फ्लक्स ये है, ये है। अब ये चालक तार नीचे की तरफ दबेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। देखो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, ये दाएं हाथ की हथेली है, गौर से देखना। अंगूठा चालक में धारा की दिशा में रहे और ये सीधी अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहे। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है, दाएं हाथ को इस प्रकार से सीधा कीजिए, दाएं हाथ को इस प्रकार से सीधा किया जाए कि या स्थापित किया जाए कि ये सीधी अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, चुंबकीय फ्लक्स ये है और चुंबकीय फ्लक्स क्या ये है, और अंगूठा चालक में धारा की दिशा में, धारा अंदर जा रही है तो ये अंदर चले, देखो ये धारा अंदर जा रही है और ये सीधी अंगुलियां हैं, तो हथेली नीचे धक्का मारेगी, ऐसे 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 दबाएगी, तो ये चालक तार कहाँ जाएगा, इसमें फोर्स कैसे लगेगा, इसमें फोर्स ये लगेगा, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ये लग गया फोर्स। ये दाएं हाथ की हथेली कहती है। तो क्या कहे, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि दाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाया जाए, सीधा किया जाए कि सीधी अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, लिख लेना, सीधी अंगुलियां चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहे और अंगूठा धारा की दिशा में रहे, तो दाएं हाथ की हथेली की दिशा में और बल लगेगा। हथेली ऐसे तो ऐसे बल लगेगा, हथेली ऐसे, तो दाएं हाथ की हथेली की दिशा में बल लगेगा। हथेली कौन सी साइड में है, उसी साइड में बल लगेगा। ऐसे नहीं कि हथेली यहाँ पे उल्टा बल लगेगा, नहीं, दाएं हाथ की हथेली की दिशा में बल लगेगा। तो ये तो थे दाएं हाथ की हथेली का नियम। आज इसकी यदि इसी अपने विपरीत करते, देखो विपरीत चालक तार दूसरा ले लेते हैं, देखो ये एन पोल और ये एस पोल, ठीक है। और अब चालक तार कौन सा रखा, जिसमें से धारा बाहर आ रही है। मान लीजिए कि चालक तार ये रख लिया डॉट वाला, धारा बाहर आ रही है, तो अब ये क्या दिखाएगा, बल किस दिशा में लगेगा, हथेली का नियम लगाते हैं, देखो फिर लगाएंगे बाएं हाथ का नियम, ये बल लगाते हैं, तो इसमें बल कौन सी दिशा में लगेगा, देखो इसमें लगेगा बल। ये लगाते हैं कि अंगूठा धारा के, देखो धारा बाहर आ रही है, धारा बाहर आ रही है, तो अंगूठा धारा की दिशा में और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में अंगुलियां से, गौर से देखो ये अंगूठा धारा की दिशा में, ये लग गया बाहर और ये दिशा में, तो बल कौन सी, ऐसे लगेगा बल, यहाँ ऐसे लगा था, यहाँ ऐसे लगेगा बल। तो ये हो गया किसी धारावाहिक चालक तार को जब किसी चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है तो सबसे पहले आता है उसकी बल की दिशा, उस पर कैसे ज्ञात करेंगे, दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात करेंगे। यहाँ बल लगेगा ऐसे, दो बातें निकल के सामने आ गई, ठीक है। और यदि अब बाएं हाथ, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखते हैं, तो बाएं हाथ का नियम का मैंने चुंबकत्व चैप्टर में अच्छी तरह एक पूरा वीडियो बनाया है, पॉइंट टू पॉइंट समझाया है। यदि आप बाएं हाथ के नियम को समझना चाहो तो उस वीडियो को जाके देखो, फिर भी मैं यहाँ रेफरेंस के तौर पर आपको समझा देता हूँ। देखो बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला जाए, बाएं हाथ को इस प्रकार से फैला जाए कि अंगूठा, तर्जनी अंगुली, मध्य अंगुली तीनों समकोण पे हो ऐसे, देखो इसके सब ये समकोण, ये समकोण, तो ये अंगुली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहेगी, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहेगी, गौर से देखना, ये अंगुली चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में रहेगी और ये धारा बाहर आ रही है तो इस दिशा में, धारा अंदर जा रही है इस दिशा में, ये धारा की मध्य अंगुली धारा की दिशा में रहेगी, ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में, तो अंगूठा घुमाव बल की दिशा दर्शाएगा। देखो यहाँ लगाते हैं, देखो यहाँ ये चुंबकीय फ्लक्स की दिशा में धारा बाहर आ रही है, धारा बाहर आ रही है, ये लगा दिया ऐसे, तो ये ऊपर की दिशा में बल लगाएगा ऐसे, तो बल ऊपर लग गया, ठीक है ना। और ये देखो ये इसको ऐसे लगाएंगे, धारा अंदर जा रही है, देखो ये अंगुली अंदर जा रही है, अंदर गई और ये धारा की दिशा में, तो अंगूठा नीचे की तरफ बल लगेगा। तो एक चालक तार के लूप बनाते हैं तो दो साइड होते हैं, एक साइड पे बल कैसे लगेगा वो आप लोग, जिसमें धारा जा रही है, अंदर जा रही है, उसमें बल ऐसे लगेगा, इसमें तो चालक तार घूम जाएगा, घूमने का बल का अनुभव करेगा। आप देखोगे कि यहाँ लगाते हैं, देखो बाएं हाथ का नियम यहाँ लगाते हैं, बाएं हाथ का नियम यहाँ लगाया तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये, चुंबकीय फ्लक्स की दिशा ये। तो इस चालक के अकेले की बात करें, इस चालक के अकेले की जब बात करें, क्योंकि ये तो आगे लूप है ना, लूप घूम के आया है, तो इसमें बल कैसे लगेगा, देखो ये ऐसे फैलाया, ये धारा की दिशा में, धारा अंदर जा रही है तो अंदर लगा दिया ऐसे, ये देखो अंगुली ऐसे लगा दिया, ये चुंबकीय, तो ये अंगूठी ये नीचे दबेगा, तो नीचे दब गया। और अब बात आ गई इसमें कैसे बल लगा, अंगूठे की दिशा में।
अब उल्टा लगाएं कि इसमें बल कैसे लगेगा, देखो धारा बाहर आ रही है तो ये धारा देखो ये बाहर आ रही है, ऐसे लगाएंगे धारा, ये चुंबकीय फ्लक्स दिशा में तो ये ऐसे बल लगेगा, तो इसकी डी इसकी घूमने की दिशा ये हो जाएगी। तो एक लूप है, इस प्रकार के अनेक लूप बना दिए जाएं तो आर्मेचर बन जाएगा, क्योंकि आर्मेचर में एक चालक तार के अनेक लूप होते हैं, वाइंडिंग होती है, तो वो घूम जाएगा। अब इसी दिशा चेंज करते हैं, देखो यहाँ से इसमें यदि एन पोल इधर बना देते हैं और एस पोल इधर बना देते हैं, देखो एस पोल और ये एन पोल, ठीक है। तो अब बाएं हाथ का नियम लगाएं, देखो पहले दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाओ कि ये चालक तार कौन सी दिशा में घूमेगा, ऐसे घूमेगा कैसे, देखो अब दाएं हाथ के हथेली का नियम ही कहता है, देखो ये धारा की दिशा में, देखो धारा बाहर आ रही है, ये धारा के बाहर की दिशा में और चुंबकीय फ्लक्स एन, ये तो इधर जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, तो ये हो गया, ये नीचे दबेगा, तो अब ये नीचे दबना इसमें उल्टा बल लग जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत बल लगेगा और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी दिशा घूम जाती है, तो इसलिए कहते हैं डीसी मोटर में घुमाव बल की, लिख लेना नोट लगा के, काफी बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है, डीसी मोटर में घुमाव बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दूसरी बात आती है दाएं हाथ की हथेली का नियम, जो मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों ये तो था आपका डीसी मोटर का कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। अब ये आते हैं कि डीसी मोटर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय खिंचाव के सिद्धांत पर कार्य करती है, एक बात। दूसरी, डीसी मोटर में घुमाव बल की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे। डीसी मोटर मान लो किसी चालक तार को जब चुंबकीय फ्लक्स में रखा जाता है तो उसमें घुमाव बल की दिशा, उसमें टार्क की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार। दो ही प्रश्न उठ के आते हैं। उसके बाद आता है डीसी मोटर की मूलभूत आवश्यकताओं में कम्यूटेटर एसी को डीसी में बदलता है, वो अगले चैप्टर में बताएंगे कम्यूटेटर एसी को डीसी में कैसे बदलता है, अगली वीडियो में बताएंगे कम्यूटेटर एसी को डीसी में कैसे बदलता है और डीसी को एसी में कैसे बदलता है। डीसी मोटर में डीसी में एसी को कैसे बदलेगा और एसी को डीसी में बदला, वो मैंने आपको बता दिया डीसी जनरेटर में, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आपका। अब इसके बाद में इसकी घूमने की दिशा कैसे चेंज करेंगे, अब ये आर्मेचर घूम जाएगा, मान लीजिए कि आर्मेचर घूम जाएगा, जैसे आपको एक चित्र बना के दिखाऊं कि आर्मेचर घूम जाएगा, जैसे ये लिया पोल एन पोल, ये लिया ये एस पोल, ये चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है। और ये रखा आप लोगों ने चालक, ये रखा चालक, यहाँ पे चालक रखा, ऐसे चालक रखा, ठीक है। अब ये एक लूप है, इस प्रकार के कोई लूप बना के चालक बनाएंगे तो इसके घूमने की दिशा क्या रहेगी, इसमें धारा की दिशा क्या रहेगी, उस धारा की दिशा पर डिपेंड करता है। इसलिए इस आर्मेचर की घूमने की दिशा एक तो धारा की दिशा पर डिपेंड करेगा, धारा इधर से प्रवाहित है तो ऐसे घूमेगा, देखो धारा इधर से प्रवाहित है तो ये इस प्रकार घूमेगा, और धारा की दिशा बदल दी, धारा यहाँ लगा दी तो ये उल्टा घूमना शुरू, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा। एक तो धारा की दिशा पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि चालक तार में घूमने की दिशा किस पर निर्भर करती है, तो दो बातें होगी, एक तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पर निर्भर करती है और दूसरी चालक तार में धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ये दोनों बातें अपने सामने आएंगे, डीसी मोटर की घूमने की दिशा बदलेंगे तब आएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, अगले वीडियो में देखेंगे कि कम्यूटेटर डीसी को एसी में कैसे परिवर्तित करता है और चालक तार आर्मेचर घूमने के बाद इसमें क्या प्रतिक्रिया होती है, वह अगली वीडियो में देखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट अध्ययन करेंगे। कोई कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे कि आपके समझ में, दिमाग में डीसी मोटर, ऐसा नहीं कोई घर करके चला जाए कि आप में समझ में नहीं आएगी, यदि कोई अपने दिमाग में कोई कंफ्यूज है, यदि पॉइंट टू पॉइंट नहीं पैटर्न के आधार पर समझोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।